डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का 9 साल बाद इजरायल दौरा, संसद को संबोधित करेंगे। विपक्ष ने बहिष्कार की दी धमकी, हथियार डील पर बातचीत संभव। टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, आज प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी, सीएम धामी ने दिए एसओपी बनाने के निर्देश। लव जिहाद और गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कुल 12 राज्यों में बने कानूनों को चुनौती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के दौरे पर, जहां 2 दिन के इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की 9 साल में दूसरी इजरायल यात्रा। पीएम मोदी संसद को संबोधित करेंगे। इजरायली विपक्ष ने बहिष्कार की दी धमकी, हथियार डील पर बातचीत संभव। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के इजरायल दौरे पर रवाना हो गए हैं। यह उनकी बीते 9 साल में दूसरी इजरायल यात्रा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में गए थे। राजधानी तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत भी करेंगे। मोदी आज इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। मोदी के इस दौरे पर भारत और इजरायल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना है। इसमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इससे पहले नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि वे अपने प्रिय मित्र के इजरायल आने का इंतजार कर रहे हैं। इजरायली संसद में होने वाला मोदी का भाषण घरेलू राजनीति के विवाद में घिर गया है। इजरायल का विपक्ष बुधवार को संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करने की योजना बना रहा है। विवाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईजैक अमित को आमंत्रित न किए जाने को लेकर है। वहीं संसद स्पीकर अमीर ओहाना ने विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आमंत्रित नहीं किया है। परंपरा के मुताबिक ऐसे औपचारिक सत्रों में चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री येर लैपिड ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हस्ताक्षर की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बहिष्कार दरअसल विपक्ष का ही बहिष्कार है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, आज प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। योगी जापान में 25-26 मार्च तक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जापान पहुंचे। यह उनकी विदेश यात्रा का दूसरा चरण है। सीएम योगी सिंगापुर से टोक्यो पहुंचे। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय राजदूत नगमा एम मलिक ने उनकी अगवानी की। सीएम योगी की जापान यात्रा का उद्देश्य औद्योगिक विकास एवं निवेश के अवसरों को मजबूती प्रदान करना है। जापान पहुंचने पर सीएम योगी ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा, उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। सीएम योगी जापान में 25-26 मार्च तक रहेंगे। टोक्यो पहुंचने पर सीएम योगी का गर्मजोशी भरा स्वागत देखने को मिला, जहां उनका स्वागत उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने किया। यह दौरा 2 देशों की यात्रा का हिस्सा है और मुख्यमंत्री की जापान की पहली आधिकारिक यात्रा है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो भारत और जापान के बीच गहराते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। एक्स पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हमें सिंगापुर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए के सहमति पत्रों को अंतिम रूप दिया गया। निवेश के ये सभी पहल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आनंद, सीएम योगी लगातार दौरे पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने जापान का दौरा, अब उनका 25 से 26 मार्च तक रहेगा और क्या-क्या कार्यक्रम होने हैं और अभी तक उन्होंने जो दौरे किए हैं, क्या-क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश को निवेश करने में अपना योगदान दिया है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, योगी सरकार ने उसी की कवायद है ये। आपने देखा होगा कि बीते कई वर्षों से जब से सत्ता में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज आयोजित की जा रही हैं, जहाँ पर जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनको जी। निमंत्रण दिया जा रहा है कि आइए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है, सारी सुविधाएं हैं, आप यहाँ पर निवेश करें, और इसका नतीजा भी देखने को मिला है। इसी को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के दौरे पर हैं। सिंगापुर का उनका 2 दिन का दौरा था, जो सफलतापूर्वक दौरा सिंगापुर का खत्म हुआ, उन्होंने समाप्त किया है, जहाँ पर तमाम एमयू साइन हुए हैं, निवेश के तमाम प्रस्ताव मिले हैं, और सिंगापुर के बाद अब वो जापान पहुंचे हैं अपने 2 दिवसीय दौरे पर, जहाँ पर न सिर्फ उनका भव्य स्वागत हुआ है, बल्कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, क्योंकि देखिए जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत उन्नत है, बहुत आगे है, जी। तो ऐसे में उनका ये दौरा दोनों देशों के न सिर्फ संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में जो निवेश के रास्ते हैं उनको भी खोलने का काम जापान का ये दौरा करेगा। मुख्यमंत्री ने जो कह सकते हैं कि जापान पहुंचने के तुरंत बाद वहाँ टोक्यो में जो जापान की राजधानी, वहाँ पर तमाम जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सीईओ हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। इसमें चाहे लॉजिस्टिक पार्क हो उत्तर प्रदेश में बनाने की, वेयर हाउस हो, या मल्टी मॉडल परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की है। और अब क्योंकि 2 दिन के दौरे पर हैं, तो तमाम अभी और मुलाकातें होंगी वहाँ पर से। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, टोक्यो सीएम योगी पहुंच चुके हैं और वो जापान में 25 से 26 मार्च तक रहने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है उत्तराखंड से। सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी। सीएम धामी ने दिए एसओपी बनाने के निर्देश। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की धामी से मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कर्मियों के मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन कर अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने एसएसपी देहरादून को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से सीएम धामी ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर क्या क्या सुरक्षा करी गई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले शिक्षा निदेशालय में जो शिक्षा निदेशक हैं, उनके साथ जो है मारपीट हो गई थी, और उसके बाद बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था जो उनकी मारपीट का है। जी। उसके बाद जो शिक्षक है, वो संगठन है, वो धरने पर बैठ गए थे, और धरने पर एक ही मांग थी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो करने चाहिए। उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बुलाया, और जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बुलाया, और उसके बाद जो है उनसे जो शिक्षा नेता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पुख्ता सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को भी कहा है, डीजीपी को भी कहा है कि पूरी सुरक्षा उनको दी जाए। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी। सीएम धामी ने इसके एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की धामी से मुलाकात भी हुई है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, धर्म परिवर्तन कानून को चुनौती। धर्म परिवर्तन कानून पर सुनवाई, लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 12 राज्यों में बने कानूनों को चुनौती। आपको बता दें, लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कुल 12 राज्यों में बने कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गया है। इनकी आड़ में किसी को धर्मांतरण के आरोप में फंसाया जा सकता है। तो आपको बता दें, धर्म परिवर्तन कानून पर आज सुनवाई होगी। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिकाएं दी गई हैं और इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं आपको बता दें, 12 राज्यों में कानूनों को चुनौती दी जाएगी। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कुल 12 राज्यों में बने कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं। इनकी आड़ में किसी को धर्मांतरण के आरोप में फंसाया जा सकता है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जैसा कि अभी रिपोर्ट में आपने बताया, ये देश भर में तकरीबन 12 ऐसे राज्य हैं जहां पे धर्मांतरण विरोधी कानून जी जो है उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्यों को जवाब दाखिल करने तो राज्यों की तरफ से कहा गया था कि कुछ और समय दिया जाए जिससे सभी राज्यों के जवाब आ जाए, क्योंकि राज्यों की तरफ से जवाब आने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस जो धर्मांतरण का जो ये कानून है, इस कानून पर कोई रोक लगाई जानी चाहिए, अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए या इसको रद्द किया जाना चाहिए। इन तमाम विषयों पर तभी सुप्रीम कोर्ट विचार कर पाएगा जब राज्य इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं एनजीओ की तरफ से और मुस्लिम संगठनों की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि ये जो कानून बनाया गया है बेसिकली जो अलग अलग धर्मों के जो जोड़े हैं उनको परेशान करने के लिए, न कि धर्मांतरण को रोकने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसे मामलों में कह चुका है कि धर्मांतरण कराना बुरा नहीं है या धर्मांतरित हो जाना बुरा नहीं, लेकिन प्रलोभन और लालच के रूप में अगर ऐसा किया जाता है तो वो गलत है। हालांकि जो ये कानून है, इस कानून के समर्थन में भी पसमानदा मुसलमानों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई। ये कहा गया है कि ये धर्मांतरण जो ये कानून है ये बिल्कुल सही है, इसमें इसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट को पिछली बार ही ये आगाह किया था राज्यों को और कहा था कि जो 12 राज्य हैं जिसमें यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश तमाम समेत ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये कानून लागू किया है और उसमें परिवर्तन किए हुए हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य अपने जवाब दाखिल करें, जिसके बाद हम ये तय करेंगे कि क्या इस पर कोई अंतरिम रोक लगाई जाने की और इस पर लीगल पॉइंट से इस पर सुनवाई किए जाने की जरूरत है। तो हमें इंतजार इस बात का है कि जब आज इस मामले पर सुनवाई होगी तो राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ दलील दी जाती है कि वो या सभी राज्य इसमें अपने जवाब दाखिल कर पाए हैं या नहीं। इन बातों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई की आगे प्रक्रिया को बढ़ाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिकाएं दी गई हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, आज पेश होगा बीएमसी का बजट। पिछले वर्ष की तुलना में बड़ा बजट होने की उम्मीद। कोई नई बड़ी आधारभूत परियोजना का ऐलान नहीं। मौजूदा बड़ी परियोजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता। नगर निगम बोर्ड की भी हो सकता है जारी। मुंबई बीएमसी का 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में आकार बड़ा होने की उम्मीद है। इस बजट में विशेष रूप से मौजूदा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई परियोजनाओं का ऐलान नहीं होगा। हाल ही में महाराष्ट्र में बीएमसी की सभी महत्वपूर्ण समितियों के चुनाव संपन्न हुए हैं और अब बीएमसी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।
यह बजट स्थायी समिति के नए अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के द्वारा पेश किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में यह पहला अवसर है जब यह बजट किसी निर्वाचित निकाय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार भी बजट के आकार में वृद्धि की संभावना नजर आ रही है। इस बार कोई नई बड़ी आधारभूत परियोजना का ऐलान नहीं किया जाएगा। मौजूदा बड़ी परियोजनाओं जैसे गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड सुरंग और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी चरण को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि बीएमसी अपने संसाधनों को पहले से चल रही परियोजनाओं में लगाना चाहती है। बीएमसी नगर निगम बॉन्ड जारी करने की योजना भी बना रहा है, जिसमें वह अपनी बढ़ती आधारभूत परियोजनाओं के लिए धन जुटा सके। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नगर बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, जो बीएमसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल निगम बोर्ड जारी करने के लिए आवश्यक मान्यता और क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो आपको बता दें, इस बार भी बजट के आकार में वृद्धि होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, बताया जा रहा है कि इस बार का बजट जो है वो पिछले बार से आकार में ज्यादा है, तो आखिर क्या क्या इस बजट में आने की संभावनाएं हैं? बीएमसी का सबसे बड़ा जो महानगर पालिका है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है 74,000 करोड़ का बजट वो आज पेश किया जाएगा। 74,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक का बजट आज हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिसको डेवलपमेंट को लेकर कई ऐसे जो नए जो तकनीक है वो इसमें लाए जाएंगे। हालांकि सड़क को लेकर, नाली सफाई को लेकर, जो बारिश में जिस तरह से गटर की जो है उसके सफाई को लेकर, और कई सड़क योजनाएं, ब्रिज हैं, रास्ते हैं, और बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों की जो है उस पे कई ऐसे बजटों पे आज जो है पेश किया जाएगा। इसमें देखना है कि जो बजट पेश किया जाएगा इसमें कई क्या नए मुद्दे और जनता को कितने राहत मिलते हैं। जो जनता को जो टैक्स है, टैक्स में कमियां मिलती हैं या नहीं, क्योंकि टैक्स को लेकर जो बात की गई थी कि जो अपना घरों के जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाते हैं उस पर कहीं राहत मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि जो इस बार का जो बजट है बीएमसी का, तो पूरी तरह से उनके फेवर में होगा, और जो बजट में लोगों को, आम जनता को भी राहत मिलेगी। और महाराष्ट्र के जो मुंबई जैसे शहर को डेवलपमेंट करने के लिए बीएमसी जो है आधुनिक जो तकनीक का यूज करेगी, जिसमें कई ऐसे ब्लैक स्पॉट है, जो ब्रिजेस हैं, और कई ऐसे डेवलपमेंट को लेकर पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज बजट में देखना है कि क्या क्या नई ये योजना महाराष्ट्र के मुंबई को मिलती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बीएमसी का आज बजट पेश होगा। वहीं ये बजट पिछले साल की तुलना में ज्यादा आकार में माना जा रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे जो झारखंड से है। झारखंड की हेमंत सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार आज 1,58,560 करोड़ रुपए का है। यह बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोड मैप है, जिसे अबुआ दिशोम बजट भी कहा जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को जनहितैषी बताया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह बजट गरीबों के आंसू पोंछने और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित होगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए भी बड़ा रकम का प्रावधान किया है। बता दें, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह मिलता है। सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कितना बजट रखा है? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि सरकार ने आधी आबादी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए बजट में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह राशि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस बजट पेश हो चुका है झारखंड का, और इसमें क्या क्या बजट में मुख्य प्रस्ताव लाए गए हैं? मैं बताऊं कि अभी जो चूंकि अभी झारखंड का विधानसभा शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, इसी कड़ी में इसके इतर भी कल जो है विधानसभा कल जो है कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और उसमें 22 प्रस्तावों पर, विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
जैसे उसमें जैसे है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जी। पर्यटन के क्षेत्र में और महिलाओं के लिए भी कई जो है प्रस्ताव आए और उस पर कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है कि विभिन्न नर्सिंग कॉलेज में जो नामांकित छात्र छात्राएं हैं उनको राहत दी गई है, अब वो परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसका कारण ये था कि जो नर्सिंग जो कॉलेज, जो निजी कॉलेज थे, तो झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा परिषद के काउंसलिंग के बिना ही उन बच्चों का नामांकन हुआ था। तो जो झारखंड जो टेक्निकल बोर्ड है उसने जो है वो उसकी मान्यता रद्द कर दी थी और ये कहा था कि उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन कल जो महत्वपूर्ण जो फैसले हुए उसमें अब जो है वो जो तमाम जो नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा में शामिल किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ अहम प्रस्ताव पास हुए हैं, जैसे कि कई जगहों पर जो है हुंडरू हुआ, जलप्रपात हुआ या पतरातू हुआ, वहां पर जो नई जो योजनाएं हैं पर्यटन को लुभाने के लिए भी है, प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि चूंकि जो नगर निकाय चुनाव जो आचार संहिता लगी हुई है उसके कारण कोई जो है आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज झारखंड सरकार का बजट पेश कर दिया और इस बजट का आकार 1,58,560 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।